हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कावर्डली बुली। कावर्डली मतलब डरपोक, बुली मतलब डराने वाला। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कोई जो डराता है दूसरों को मगर खुद भी वो कायर है। Donald Trump's decision to postpone attacks on Iran's power plants 36 hours after issuing 48-hour ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है कि उन्होंने ईरान पावर प्लांट के ऊपर जो अटैक करना था उसको पोस्टपोन कर दिया है, एक तरीके से अब डिले कर दिया है। और ऐसा उन्होंने तब किया है जब उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम मतलब फाइनल वार्निंग दी थी तेहरान को, और उसके 36 घंटे बाद ही उन्होंने अटैक को पोस्टपोन कर दिया है। और ये जो वार्निंग थी, अल्टीमेटम किस लिए दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है, जहां से मतलब एलपीजीज आ रही हैं भारत की, या फिर भारत के जो बड़े बड़े सामान हैं वो आ रहे हैं, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा रीओपन करने की बात कही है। जहां पे पूरी दुनिया का 20% का जो ऑयल है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। इज द क्लियरेस्ट साइन येट दैट द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। कह रहा है कि ये क्लियरेस्ट साइन है, एकदम साफ तरीके से दर्शाता है कि ये जो वॉर है वो ट्रम्प साहब के अकॉर्डिंग टू प्लान उनका नहीं चल रहा है, मतलब उनके अनुसार ये प्लान नहीं चल रहा है। ओवर द पास्ट वीक, कह रहा है कि पिछले हफ्ते से मिस्टर ट्रम्प हैज डिक्लेयर विक्ट्री। मिस्टर ट्रम्प ने पहले से ही बोल दिया हम लोग तो जीत गए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लेमिंग दैट द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स हैज डिस्ट्रॉयड ईरान्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। और उन्होंने ऐसा भी क्लेम कर दिया है कि यूएस और इजराइल ने जो स्ट्राइक करी है, जो बॉम्ब गिराए हैं, जो हमला किया है, उससे जो ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। Yet ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल एट पर्सियन गल्फ कंट्रीज। कह रहा है लेकिन ईरान जो है वो अभी भी कंटिन्यू है कि वो जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं अगल बगल, वो सबके ऊपर मिसाइल गिरा रहा है। एंड इजराइल वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और साथ ही साथ है वो इजराइल में भी हमला कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी उसका पूरा कंट्रोल है। Which prevents Mr. Trump from extricating himself from a conflict whose economic costs are mounting globally। कह रहा है कि यही चीज मिस्टर ट्रम्प को रोक रही है कि अपने आप को इस लड़ाई से एक्सट्रिकेट कर लें, मतलब अपने आप को फ्री कर लें, उससे अलग कर लें, जिसकी वजह से जो आर्थिक कॉस्ट है दुनिया भर में वो लगातार माउंट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सिंस द वॉर बिगेन ऑन फरवरी 28, कह रहा है कि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी से, ईरान हैज लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प थ्रेट्स। कह रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प की धमकियां हैं ईरान ने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया है। रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब होता है कि युद्ध के दौरान आप कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे युद्ध जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो कह रहे हैं कि जैसे ही यूएस युद्ध को थोड़ा सा एस्केलेट करता है, ईरान जो है उसके बदले काउंटर एस्केलेशन कर देता है, वो उससे और बड़ा हमला कर देता है। When the US bombed खर्ग आइलैंड, ईरान struck American bases in the region। कह रहा है कि जब यूएस ने ईरान का खर्ग आइलैंड पे हमला किया, वैसे ही ईरान ने अमेरिकन बेसेस के ऊपर जो उस रीजन में थे वहां पे हमला कर दिया। When Israel targeted South Pars, Iran hit energy facilities across Qatar, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल। कह रहा है कि जब इजराइल ने साउथ पार पर हमला किया जो कि ईरान की एनर्जी फैसिलिटी है, उसके बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल की फैसिलिटीज, जितनी भी एनर्जी फैसिलिटीज थी उसके ऊपर हमला कर दिया। After the Natanz nuclear facility was struck, Tehran targeted Dimona, the Israeli town hosting its nuclear facilities। कह रहा है कि जब ईरान का जो नदंज एरिया था जहां पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहां पे हमला होता है, तो उसके बाद तुरंत जो तेहरान है, ईरान मतलब, वो दिमोना पर हमला कर देता है जो कि इजराइल में है, और इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां पे रहती हैं, होस्ट करती है, मतलब वहीं पर है।
When मिस्टर ट्रम्प थ्रेटेंड स्ट्राइक्स ऑन ईरान पावर प्लांट, कह रहा है कि जब मिस्टर ट्रम्प ने यह धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट में हमला करेंगे, तेहरान वार्नड ऑफ अटैक्स ऑन गल्फ एंड इजरायली एनर्जी एसेट्स। तब तेहरान ने पलट कर जवाब दिया कि वो भी गल्फ कंट्री के और इजरायली के जितने भी एनर्जी एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला करेगा। एंड यूएस फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और यूएस की जहां पर भी खुद के उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब जो उसके इंटरेस्ट है वहां पर हमला करेगा। फोर्सिंग हिम टू मेक अ यू टर्न, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। मतलब अब उनको ये समझ में आ गया था कि बात जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला नहीं करेंगे। बिफोर द वॉर बिगेन, कह रहा है कि वॉर स्टार्ट होने से पहले द यूएस एंड इजराइल हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव। एम्बिशियस मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़े गोल जो हैं यूएस और इजराइल ने वॉर शुरू होने से पहले सेट किए थे। फोर्स तेहरान टू शट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव था कि तेहरान को, ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो अपना न्यूक्लियर पावर जो है, सॉरी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शट डाउन करे। शट डाउन मतलब बंद करे। एंड शिप आउट द हाईली एनरिच यूरेनियम, और उनका जो एनरिच यूरेनियम है, देखो एक यूरेनियम होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, जो कि हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मगर वो इतने ज्यादा एनरिच नहीं होते, इसीलिए भारत का जो 71 का न्यूक्लियर टेस्ट था वो फेल हो गया था। हमको तब तक हमको ये नहीं पता था, यहाँ के साइंटिस्ट को नहीं पता था भाई जो यूरेनियम यूज होता है वो एनरिच नहीं हो, अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियर टेस्ट किसी काम का नहीं है। इसीलिए यूरेनियम को एनरिच्ड करना पड़ता है, उसको और ज्यादा एक तरीके से प्योर बनाना पड़ता है, जिससे न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सफल हो पाए। इसीलिए 98 में हम लोग सफल हुए थे। तो वही काम उन्होंने कहा है कि यूएस इजराइल का प्लान था कि ये जितना भी उन्होंने यूरेनियम एनरिच्ड कर लिया है 70-60%, उसको वहां से शिप आउट करना, बाहर निकालना। Cut off Iran's support for non-state militias in West Asia and dismantle its missile capabilities। और तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को एक तरीके से फोर्स करना कि ये जो नॉन स्टेट मिलिशियाज हैं, मतलब ऐसे लड़ाके, ऐसे लड़ाकों का ग्रुप जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, उनको सपोर्ट देना ईरान बंद करे वेस्ट एशिया में। और चौथा ये था कि इनकी जितनी भी मिसाइल कैपेबिलिटीज है ईरान की, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देना, मतलब नष्ट कर देना। 25 days later, one of Mr. Trump's key priorities is to open the Strait of Hormuz। और हुआ क्या, वॉर के 25 दिन बाद मिस्टर ट्रम्प की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में से एक था वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भैया ओपन कराया जाए, विच वॉज क्लोज ओनली आफ्टर द वॉर ब्रोक आउट, जो कि बंद हुआ था वॉर के स्टार्ट होने के बाद। वॉर ब्रोक आउट मतलब स्टार्ट होना, मतलब जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उसी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो क्लोज हुआ था। तो कह रहा है यहाँ पे विडंबना देखो कि पहले प्रायोरिटीज कुछ और थी, बाद में जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो अब जो मिस्टर ट्रम्प की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखा जाए, जो कि पहले ओपन था, वॉर के स्टार्ट होने के बाद बंद हुआ। तो अगर यही प्रायोरिटी थी, इसी चीज को खुलवाना था, तो वॉर किया ही क्यों। He doesn't have easy options to do so। कह रहा है कि अब मिस्टर ट्रम्प के पास बहुत ज्यादा इजी ऑप्शन नहीं है। He has to either talk to Iran, या तो उनको तेहरान के साथ बात करनी होगी या तो ईरान के साथ बात करनी होगी, वही तेहरान ईरान एक ही चीज है, तेहरान कैपिटल ईरान की। एंड मेक अ डील, या फिर उनको डील करनी होगी, और एथराइज अ ग्राउंड ऑपरेशन, या फिर ग्राउंड ऑपरेशन अपने ट्रुप्स को ईरान भेजना होगा, इसकी एथराइजेशन देनी होगी, सहमति देनी होगी। रिपोर्ट सजेस्ट, कह रहा है कि ऐसा रिपोर्ट बताती हैं, द यूएस हैज ऑलरेडी डिस्पैच्ड थाउजेंड्स ऑफ मैरीन्स। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, ठीक है, भेजना, सेंड करना। तो कह रहा है कि ऐसी रिपोर्ट बताती है कि यूएस ने हजारों मैरीन्स को जो है डिस्पैच कर दिया है, मतलब ईरान की तरफ भेज दिया है। Yet Mr. Trump's U-turn on strikes on power plant indicates that he may be seriously weighing talks। weighing मतलब किसी चीज को वजन देना। तो कह रहा है कि फिर भी ऐसा लगता है कि जो मिस्टर ट्रम्प का यूटर्न है स्ट्राइक को लेकर, क्या वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, वो ये दर्शाता है कि वो अब ईरान से बातचीत को लेकर ज्यादा सीरियस हो गए, मतलब अब वो इस बात को महत्व दे रहे हैं कि अब ईरान से बात कर लेनी चाहिए।
ईरान हैज डिसमिस्ड मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम दैट नेगोशिएशंस आर अंडर वे। कह रहा है कि ईरान ने ये बात को डिसमिस कर दिया है, नकार दिया है कि मिस्टर ट्रम्प का जो क्लेम है कि नेगोशिएशंस बस आने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं, इस बात को ईरान ने नकार दिया है। But President Masoud Pezeshkian has outlined condition for ending the war। कह रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशकियान, उन्होंने कुछ कंडीशनें रख दी हैं इस वॉर को एंड करने के लिए। आउटलाइन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन को रख दिया गया है कि किस कंडीशन में वो वॉर को एंड करेंगे। गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, उनकी पहली कंडीशन ये है कि आगे आने वाले हमलों को लेकर वो यूएस और इजराइल से क्या मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। रिपरेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। रिपरेशंस का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन, ठीक है, या फिर हर्जाना। तो वो एक तरीके से मुआवजा मांग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के लिए। एंड रिकॉग्निशन ऑफ ईरान लेजिटिमेट राइट्स, और एक तरीके से ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, मतलब जो लॉफुल लीगल उसके राइट्स हैं, उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए भी बोल रहे हैं। और ये लेजिटिमेट राइट्स क्या हैं, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज सैंक्शन रिलीफ, मतलब उनको यूएस की तरफ से सैंक्शंस में रिलीफ चाहिए कि जो यूएस ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं न्यूक्लियर पावर को लेकर, जैसे कि उनके ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, उसमें भी रिलीफ चाहिए। मिस्टर ट्रम्प whose administration has already eased some sanction on Iran's oil, कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जिनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कुछ सैंक्शन जो है ईरान के ऑयल से हटा दिए हैं, उसमें थोड़ी सी नरमी लाए हैं वो। कुड बी लुकिंग फॉर अ डील, कह रहा है अब वो शायद डील के लिए देख रहे हैं। एंड तेहरान कुड रेसिप्रोकेट इफ कॉमन ग्राउंड इज फाउंड, और कह रहा है कि अगर तेहरान के भी इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिल जाते हैं, मतलब दोनों ही के फायदे जो है वो दोनों को ही मिल जाते हैं, मतलब एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है, तो तेहरान भी कुछ रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब साथ देगा, जो एक तरीके से इस वॉर को खत्म करने के लिए और भी वो कदम उठाएगा। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है यहाँ पे कि रेस्पॉन्ड करना, उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करना जिस तरीके से यूएस करेगा। बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट टू प्रोग्रेस, कह रहा है कि अगर कोई भी डिप्लोमेटिक एफर्ट को आगे बढ़ना है, मतलब ये एक तरीके से डिप्लोमेसी का यूज करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना है, तो मिस्टर ट्रम्प मस्ट फंड रियान इन हिज एलाई इजराइल। रियान इनका मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। तो कह रहा है कि सबसे पहले तो मिस्टर ट्रम्प को करना ये होगा कि वो अपने जो एलाई है, जो दोस्त इजराइल है, उसको कंट्रोल करें। Which continues to pound Iran and Lebanon like an unhinged bully। बुली मतलब परेशान करने वाला, अनहिंज्ड मतलब जो कंट्रोल में ना हो, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कंट्री जो ईरान और लेबनान के ऊपर लगातार स्ट्राइक कर रहा है, उनको मार रहा है, पाउंड कर रहा है, मतलब मार रहा है, और वो एक तरीके से बेकाबू है, एकदम अनहिंज्ड है। द मिलिट्री पाथ दैट ही हैज एम्ब्रेस्ड इज शोइंग क्लियर लिमिट्स। कह रहा है कि ट्रम्प ने जो मिलिट्री पाथ, जो एक तरीके से सेना वाला रास्ता चुना था, अटैक करने वाला रास्ता चुना था, वो अब क्लियरली अपनी लिमिट दिखा रहा है कि वो युद्ध से कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। एम्बेरेस्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी चीज को अपनाना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना या इंक्लूड करना। द लीस्ट डैमेजिंग वे आउट फॉर मिस्टर ट्रम्प इज टू स्ट्राइक अ डील विद ईरान। कह रहा है सबसे कम जो नुकसान कर देने वाला रास्ता होगा मिस्टर ट्रम्प के लिए, वो ये है कि वो ईरान के साथ डील कर लें एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर, और इस वॉर से बाहर निकल आए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, पैसे समझ में आ गया होगा एकदम। बताओ कौन से करेक्ट हैं, कौन से गलत हैं। Donald Trump issued a 48-hour ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz before postponing attacks on power plant। एकदम सही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 48 घंटे की फाइनल वार्निंग दी थी तेहरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें अटैक को पोस्टपोन करने से पहले। द वॉर बिगन ऑन फरवरी 28, बिल्कुल सही है यहाँ तक। ईरान हैज रिस्पॉन्डेड टू एवरी यूएस एंड इजरायली एस्केलेशन विद इट्स ओन काउंटर एस्केलेशन। एकदम सही है। जिस तरीके से यूएस और इजराइल ने हमला किया, उससे तगड़े तरीके से ईरान ने उनके ऊपर भी हमला किया। Reports suggest that the US has already dispatched thousands of marine as a part of potential ground operation in Iran। कह रहा है कि ऐसी कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि यूएस ने पहले ही बहुत से मैरीन कमांडो जो हैं वो भेज दिए हैं ईरान की तरफ
तो ये भी एकदम सही है। President Masoud Pezeshkian has demanded that the US increase sanction on Iran oil as primary condition for peace। कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है पेजेंशिया, उनका कहना है कि उन्होंने डिमांड रखी है कि यूएस उनके ऊपर सैंक्शन बढ़ा दे और यही प्राइमरी कंडीशन होगी पीस के। भाई सैंक्शन कम करवाएंगे कि बढ़ाएंगे? तो ये ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया हुआ है, तो 1, 2, 3 हमारे करेक्ट है। Which of the following statement is incorrect regarding the military targets and retaliation mentioned in the passage? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मिलिट्री टारगेट्स को लेकर और जिस तरीके से रिटेलिएटरी एक्शन हुए, मतलब बदले की भावना से जो एक्शन हुए हैं उसको लेकर। ईरान टारगेटेड द इजराइल टाउन ऑफ दिमोना जहां पर इजराइल का क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको ईरान ने टारगेट किया था। हाँ किया था। आफ्टर इट्स ओन नतंज, जो कि ईरान का है न्यूक्लियर फैसिलिटी की साइट है, नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज स्ट्रक बाय द अपोजिशन। तो ये तो सही है। द यूएस बॉम्ब खर्ग आइलैंड, हाँ किया था। विच रिजल्टेड इन इमीडिएट ईरानियन स्ट्राइक्स ऑन अमेरिकन बेसेस इन द रीजन, हाँ ईरान ने पलट के फिर जितने भी उसके आसपास अमेरिकन बेसेस थे उसके ऊपर अटैक किया था, ये भी सही है। Israel's targeting the South Pars gas field led to Iranian strikes on energy facilities in Qatar and UAE। हाँ, जो जैसे ही इजराइल ने साउथ पार फील्ड पर ईरान के अटैक किया था तो ईरान ने पलट के जो कतर और यूएई की फैसिलिटीज थी वहां पर हमला किया था, एकदम सही है। मिस्टर ट्रम्प सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ ईरान डिफेंस कैपेबिलिटीज विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी वॉर। नहीं, ऐसा कहाँ दिया हुआ? अगर उन्होंने सारी तरीके से डिफेंस कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया होता पहले ही वीक में फरवरी के, तो फिर इतनी प्रॉब्लम बढ़ती ही क्यों? आज भी लड़ाई चल रही है ना, और पैसेज में भी ऐसा कहीं नहीं दिया है, तो डी हमारा गलत है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। वन ऑफ द इनिशियल एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव सेट बाय द यूएस एंड द इजराइल वाज टू फोर्स तेहरान टू शट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव गोल लेके यूएस और इजराइल चले थे कि तेहरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको शट डाउन करा देंगे, उसको बंद करवा देंगे। तो ये एकदम सही है, ट्रू है पहला तो। The Strait of Hormuz was closed by Iran many months before the actual outbreak of the war on February 8। कह रहे हैं कि वॉर स्टार्ट होने से पहले, जो कि 28 फरवरी को हुआ था, ईरान ने पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया था। नहीं है तो गलत है, जब वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसी के बाद हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Based on your understanding of the passage, what does the author identify as the primary obstacles to any future diplomatic progress? कह रहा है कि जिस तरीके से आपने पैसेज को समझा है उसके हिसाब से ऑथर ने प्राथमिक जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, एक तरीके से बाधाएं आ रही हैं फ्यूचर डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस के लिए, कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक बात को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहली बाधा क्या है? सबसे पहली बाधा क्या है बताओ? सबसे पहली बात ये है कि इजराइल जो ईरान और लेबनान के ऊपर लगातार हमला कर रहा है उससे डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस होना मुश्किल है। ये पढ़ा था उन्होंने। द रिफ्यूजल ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू ईज एनी एग्जिस्टिंग सैंक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इरानियन क्रूड ऑयल। नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं है। द लैक ऑफ एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट मसूद पेजेशिकियान एंड द यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ऐसा कहीं भी नहीं पैसेज में बताया गया। The decision by Donald Trump to prioritize the dismantling of the missile capabilities over reopening the strait। नहीं। The continued military action of Israel, which the author described as acting like an unhinged bully। unhinged मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, बुली जो परेशान करने वाला। हाँ, तो यही हमारा आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following best describe the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? कमांडेटरी है, प्रशंसा वाली है? नहीं। सपोर्टिव है? नहीं। क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है? बिल्कुल ठीक है। स्केप्टिकल है, संदेहपूर्ण है? हाँ, तो बी हमारी करेक्ट है। बहुत बार क्रिटिसिज्म हुआ है, मतलब उसने राइटर ने क्रिटिसाइज किया है यूएस को, डोनाल्ड ट्रम्प को, और बहुत ही ज्यादा डाउट वाली भी टोन रही है, तो बी करेक्ट है। जिंगुइस्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा अंधराष्ट्र भक्ति, मतलब अपने राष्ट्र को लेकर इतना पागल हो जाए कि कुछ सोचे ही ना सही गलत। ठीक है। एग्रेसिव तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद से पढ़ के देखो। ठीक है, छोटा सा है तो डायरेक्टली करते हैं। जिम पू डिडंट डैश टू फाइंड गॉड। क्या मीनिंग आ रहा है कि एक तरीके से जिम जो है उसने ईश्वर को वो ढूंढने नहीं निकला था, इस तरीके का मीनिंग आ रहा है ना। हिज सोल सर्चिंग बिगिन विद अ मॉडेस्ट आइडिया। वो अपनी एक तरीके से आत्मज्ञान के लिए उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक बहुत ही नॉर्मल विचार से हुई थी, बहुत ही नॉर्मल आइडिया से हुई थी। और वो आइडिया क्या था? टू लीव अ रिकॉर्ड ऑफ हिज लाइफ
इन केस समथिंग हैपेंड टू हिम, कि अपनी लाइफ का वो एक रिकॉर्ड छोड़ दे अगर मान लो उसको कुछ हो जाता है तो। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेट आउट, सेट इन, सेट अपॉन, सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, तो यहाँ पे गॉड के लिए नहीं आएगा ना, मीनिंग नहीं सही है। सेट अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। सेट इन का मतलब होता है एक तरीके से शुरू हो जाना, ये मौसम के लिए ज्यादातर यूज होता है, तो यहाँ पे कंटेस्ट में सेट इन भी नहीं होगा। सेट आउट का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, है ना, शुरू करना, तो यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, सेट आउट टू डू समथिंग। सेट आउट टू डू समथिंग मतलब उसने ईश्वर को ढूंढना की शुरुआत नहीं की थी, तो ये यहाँ पे ज्यादा बेस्ट है। हिज ओन फादर हैड डाइड यंग, कह रहा है कि उसके जो खुद के पिता थे वो बहुत ही कम उम्र में चले गए थे। लीविंग बिहाइंड ओनली डैश ऑफ हिज मेमोरी, कह रहा है कि बहुत ही कम मेमोरी जो है उसके पास उनकी रह गई। एंड ही डिडेंट वॉन्ट हिज डॉटर टू फेस द सीन, और वो नहीं चाहता कि उसकी डॉटर को भी ये फेस करना पड़े। क्या होना चाहिए? लीविंग बिहाइंड ओनली पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यहाँ मीनिंग आ सकता है, ये तो कहते हैं साइंस से रिलेटेड हो गया, छोटे कण नहीं। डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, जब प्लेन वेन गिर जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो डेब्रिस जो बचता है फिजिकल थिंग होती है, तो यहाँ पे क्या डेब्रिस की बात हो रही है? नहीं। डिविडेंड्स का मतलब होता है प्रॉफिट, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, किसी चीज के टुकड़े, हाँ, तो स्क्रैप यहाँ पे आ सकता है क्योंकि इसमें इमोशन भी होता है, ठीक है, ये इमोशन के लिए यूज होता है। तो स्क्रैप ऑफ हिज मेमोरी, कि जो उसकी यादें थी उनका कुछ ही हिस्सा उसके पास रह गया था, तो डी यहाँ पे सही है। एंड ही डिडेंट वॉन्ट हिज डॉटर टू फेस द सेम डैश, वो क्या नहीं चाहता था कि उसकी उसकी डॉटर को भी वही खालीपन का एहसास ना हो जो उसको हुआ था उसके पिता के ना रहने के बाद। चैज मतलब होता है खाई, मान लो कि आप ऐसे रोड है तो ये इसको बोलते हैं ना, ये जो खाई होती है इसको बोलते हैं चैज। वाइड का मतलब होता है खालीपन, ये इमोशन भी है कि अंदर जो दिल के अंदर खालीपन होता है ना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ओमिजन का मतलब होता है किसी को हटा देना, किसी को छोड़ देना नहीं। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, तो ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब ये इमोशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे वाइड वाले ज्यादा बेस्ट होगा कि एक तरीके से खालीपन जो जीवन में आ जाता है उसको वैक्यूम नहीं बोलेंगे, उसको वाइड बोलेंगे, ठीक है, तो बी करेक्ट है। In December of 2024, Poos, who is 36, run a warehouse for a commercial flooring company in Las Vegas, turned, कह रहा है कि 2024 दिसंबर को पू जो कि 36 साल का है, जो कि वेयर हाउस चलाता है कमर्शियल फ्लोर कंपनी का इन लॉस वेगस में, टर्न डैश एआई, वो एआई की तरफ मुड़ा। एआई टूवर्ड्स, यहाँ पे टूवर्ड्स नहीं आएगा, टूवर्ड्स तो जब होता है जो डायरेक्शन के लिए होता है, किसी के लिए जब कोई आदमी छलांग मारता है ना, तो ये कोई मतलब नहीं है। टूवर्ड सॉरी टू, हाँ टू प्रीपोजिशन हो सकता है कि एआई की तरफ। इनटू अंदर तो नहीं आएगा, ऑन टू ऊपर तो नहीं आएगा, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? ही टर्न, सॉरी हाँ ही टर्न टू। वैसे भी टर्न के साथ हमेशा टू आता है, टूवर्ड्स की मीनिंग भी नहीं आ रही है और टर्न के साथ हमेशा टू आता है, इसको याद रखना ना, तो टर्न टू आई ज्यादा सही है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। He found himself unearthing long buried grief, जब उसने ऐसा करना स्टार्ट किया, मतलब वो एआई की तरफ बढ़ के उसने सोचा क्यों ना उसकी लाइफ को रिकॉर्ड किया जाए, तो उसने पाया कि वो बहुत सी पुरानी जो दुखी यादों के बीच में वो इस तरीके से घिर गया। वर्किंग थ्रू हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड डॉटर, जब वो काम कर रहा था कि किस तरीके का रिलेशनशिप उसके पिता के साथ था, वाइफ के साथ था, डॉटर के साथ था, तो बहुत सी पुरानी दुख भरी यादें जो है उसने उनको घेर लिया था। What followed resembled टॉक थेरेपी, कह रहा है कि इस तरीके का जो वो बात कर रहा था एआई से, क्योंकि अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में सोच रहा था वो, तो ऐसा लग रहा था कि ये एक तरीके की टॉक थेरेपी है। वी ही सेज मीनिंग हिमसेल्फ एंड द मशीन वर्कड थ्रू हिज प्रॉब्लम, कह रहा है कि वो मतलब वी हम से मतलब था उसका कि वो और मशीन मतलब एआई, वो लगातार काम करती थी रहती थी उसके प्रॉब्लम जो थे उसके ऊपर। आफ्टर सेवरल वीक, कह रहा कि बहुत से हफ्तों के बाद पूल नोटिस दैट द एआई स्टार्टेड टू साउंड डिफरेंट, कि जो एआई की वॉइस थी, टोन थी, वो थोड़ी सी अलग हो गई थी। द कैडेंस एंड द डैश ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग टू चेंज्ड, ही सेड, कह रहा है कि जो उसके बोलचाल का तरीका था, जो उसका व्यवहार था, वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था। आई वॉज समथिंग रॉन्ग
आई वॉज लाइक समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग इज ऑफ। कह रहा है कि उसको लग रहा था कि कुछ गलत है, कुछ चीज जो है वहां पे नहीं है, समथिंग इज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे द कैडेंस क्या है? द कैडेंस का मतलब होता है कि जो बोलचाल का आपका तरीका होता है, ठीक है, जो व्यवहार होता है, एक तरीके से बोलने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं। तो जो एआई के बोलने का तरीका था वो चेंज हो गया था। और यहाँ पे पॉस्चर, पॉस्चर का मतलब आ रहा है यहाँ पर शरीर की स्थिति नहीं। कॉम्प्लेक्शन कि किस तरीके का चेहरा है, किस तरीके का कलर है, कोई मतलब नहीं आ रहा है। डायलेक्ट होता है भाषा की बोली, बहुत से डायलेक्ट होते हैं ना, जैसे साउथ डायलेक्ट अलग होता है, नॉर्थ का डायलेक्ट अलग होता है, तो वो चीज नहीं होगी। डेमोन्योर का मतलब होता है व्यवहार, किस तरीके से आपका अंदाज जो है चेंज होने के बाद कैसा हो जाता है। तो वही कह रहा था कैडेंस एंड द डेमोनर ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग टू चेंज। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये है पैरा नंबर ABCD को अरेंज करना है, खुद से करो, देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हो। ये है ऑप्शन, तो आज थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग, कौन सा पहला सेंटेंस है, अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में। अब तक तो मैंने बहुत बार आपको कराया कि पूरी पूरी मीनिंग बताकर किया, मगर पूरी मीनिंग तब पढ़ेंगे जब कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आती है पॉइंट कि हाँ ये तो नहीं होगा, तो अब उसको स्किप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम वाली अप्रोच करेंगे। हिज स्वीपिंग असेसमेंट, स्वीपिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यापक रूप में जो उसने असेसमेंट किया। अब ये हिज जो लगा हुआ है किसी के लिए प्रोनाउन है, क्या ये हो सकता है पहला सेंटेंस? नहीं। द बॉस ऑफ यूएस फाइनेंशियल जाइंट ब्लैक रॉक हैज रिसेंटली वॉर्न, बस इतना ही पढ़ेंगे, अभी कुछ मतलब नहीं है हमको। जो बॉस हैं यूएस फाइनेंशियल जाइंट, बहुत बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के, उन्होंने वार्निंग दी है। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैरी फिंक हु लीड दिस मैसिव एसेट मैनेजर फर्दर एडेड, अब ये जो मैंने देखा फर्दर एडेड मतलब इससे पहले उन्होंने कोई बात कही होगी और फिर दोबारा से बात कोई ऐड कर दी। पूरी मीनिंग नहीं देखनी है, नहीं देख रहे हैं भाई, इतना समय नहीं है, पूरी मीनिंग नहीं देख रहे हैं, मगर हाँ हमको पता चल रहा है कि ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अभी हमारा फोकस है पहला सेंटेंस में, तो सी नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द सेम कन्वर्सेशन, कह रहा है कि उसी बातचीत के दौरान ही ऑल्सो डिनाई, अब ऑल्सो लग गया, मतलब पहले कोई चीज डिनाई किया है, अब फिर ऑल्सो लगा दिया है, तो दोबारा से एक्स्ट्रा बात जोड़ी है। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पहला सेंटेंस हो कौन सा सकता है? बी हो सकता है। अब अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ये कर गया, ये गया, ये गया, ये हमारा आंसर है, बात खत्म हो गई। अब हमको मीनिंग समझ में आई हो या ना आई हो, एक एक वर्ड की मीनिंग हमें समझना जरूरी नहीं है, हमको आंसर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। तो ये भी एक अप्रोच है। अब खुद भी देखो कि यहां पे ये सब तो नहीं होगा। द बॉस ऑफ यूएस फाइनेंशियल जाइंट BlackRock has recently warned in an exclusive interview that if the price of oil hits $150 a barrel, it will trigger a global recession. जो यूएस फाइनेंशियल जाइंट BlackRock कंपनी है, उसके बॉस ने बोला है, एक अभी जो इंटरव्यू लिया गया उसमें, कि अगर जो ऑयल के प्राइसेस है वो 150 पर बैरल डॉलर जाते हैं, तो वो दुनिया भर में आर्थिक मंदी ला देगा, रेसेशन ला देगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा। अब सी को देखो, लैरी फिंक, अब वो बॉस कौन है? लैरी फिंक है। हु लीड दिस मैसिव एसेट मैनेजर, जो कि ब्लैक रॉक को लीड करते हैं। उन्होंने और बात ये कही, दैट परसिस्टेंटली हाई ऑयल प्राइसेस, जो लगातार बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस हैं, विल हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन, उसके बहुत ज्यादा गहरे असर होंगे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। तो बी सी हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं? कह रहा है ड्यूरिंग द सेम कन्वर्सेशन। अब यहां पे देखो इंटरव्यू हुआ था बी में, ठीक है, ये बात ही कंटिन्यू चल रही है अभी इंटरव्यू में। कह रहा है उसी बातचीत के दौरान ही ऑल्सो डिनाइड दैट देयर वाज एन एआई बबल, सजेस्टिंग इंस्टेंट दैट द न्यू टेक्नोलॉजी मीन टू मैनी पीपल वर परस्यूइंग यूनिवर्सिटी डिग्री रादर देन टेक्निकल डिग्री। कह रहा है कि जो एआई के लोग के भ्रांतियां हैं उन्होंने इस बात को लेकर नकार दिया और ये सजेस्ट बोला कि अगर जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत से लोग जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री उनके पास होती है, मगर टेक्निकल डिग्री, एक तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग उनकी नहीं होती है। तो बी सी डी। अब यहां पे ए में देखो कंफ्यूजन है, हिज स्वीपिंग असेसमेंट, जो उनका बहुत व्यापक रूप से जो उन्होंने असेसमेंट किया है, और बोथ द एनर्जी एंड टेक सेक्टर कैरी सिग्निफिकेंट वेट कंसिडरिंग ब्लैक रॉक इज अ फाइनेंशियल कोलोसस। कोलोसस का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो, कंट्रोलिंग एसेट वर्थ $14 ट्रिलियन। कह रहा है कि जो इनका व्यापक असेसमेंट है एनर्जी और टेक सेक्टर को लेकर, उसकी काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो बहुत बड़ी एक तरीके से फाइनेंशियल कंपनी है जो कि $14 ट्रिलियन की वर्थ को कंट्रोल करती है। तो बी सी डी ए।
तो ए तो दिख ही रहा है कंक्लूजन है, बी यहां से स्टार्टिंग हुई, सी फर्दर ऐड किया गया और डी उसी कन्वर्सेशन की बात थी। तो बी सी डी ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।